Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we'll continue our series. It's part 5 of our important MCQ series of paper 1. So without any delay, let's get started. Our first question is teaching is based on the mastery of. टीचिंग किसकी मास्टरी पे आधारित है? ऑप्शन ए है नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी टीचिंग स्किल्स, ऑप्शन सी डिसीजन मेकिंग स्किल्स या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक टीचर को कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए या फिर एक टीचर में और सारी टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए या फिर डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो ये सारी खूबियाँ एक टीचर में होनी ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग करियर इज। एज अ टीचर करियर स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसमें कौन सा होता है? ऑप्शन ओ मेरिटोरियस एकेडमिक रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए टीचर का। कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड स्टूडेंट्स, क्लास और स्टूडेंट से रिलेट करना आना चाहिए उसको। या फिर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। तो हमें पता है कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, ऑप्शन सी, वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास एंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज। जो टीचिंग की इमीडिएट आउटकम होती है वो इनमें से कौन सी होगी? इमीडिएट मतलब जो थोड़े दिन में जो हमें बदलाव नज़र आता है अच्छे टीचर का, बच्चों पे क्या असर होता है, इमीडिएट आउटकम उसको बोलेंगे हम कि एक टीचर का बच्चों पे इमीडिएट कैसा असर होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, के टीचर स्टूडेंट की उसी वक्त पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन डिज़ायरेबल डायरेक्शन, बच्चे के बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्डिंग कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का कैरेक्टर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। गेटिंग सेलेक्टेड फॉर अ सूटेबल जॉब, अच्छी जॉब मिलने के लायक हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन डिज़ायरेबल डायरेक्शन। जिस दिशा में चाहिए उस दिशा में बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, ये एक अच्छे टीचर की इमीडिएट आउटकम होगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल इज स्पेशली मेंट फॉर पब्लिशिंग रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क को पब्लिश करने के लिए स्पेशली कौन सा वाला पीरियोडिकल है नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से? ऑप्शन ए मैगजीन, ऑप्शन बी मोनोग्राफ्स, ऑप्शन सी जर्नल्स, ऑप्शन डी बुक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जर्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। एक रिसर्च की डेप्थ जो है वो कैसे जज की जा सकती है? ऑप्शन है टाइटल ऑफ द रिसर्च, रिसर्च के टाइटल से, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द रिसर्च, रिसर्च पे जो भी खर्चा आया उससे, या फिर ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव्स। क्या रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स थे उसके बिहाफ पे हम रिसर्च की डेप्थ को जज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू। रिसर्चर से जो क्या उम्मीद की जाती है? स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन फील्ड, जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है वो सारा वो स्टडी करे। जनरेट न्यू प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, नए नए प्रिंसिपल और थ्योरीज जनरेट करे। सिंथेसाइज डिफरेंट आइडियाज़। तो इसका आंसर ये रिसर्च की इसीलिए जाती है ताकि नए प्रिंसिपल या फिर थ्योरीज जनरेट की जा सकें। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रिसर्च इज जनरली एक्सपेक्टेड टू generate new principles and theories. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज। रिसर्च का पहला स्टेप क्या होता है? सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, सर्चिंग अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम या फिर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। तो हम सबको पता है इसका सही आंसर ऑप्शन डी आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंस ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एसेंस क्या है? कैसे पता चलता है कि कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मैसेज, ऑप्शन बी फीडबैक, ऑप्शन सी इनकोडिंग या फिर ऑप्शन डी रिकॉर्डिंग। तो हमें पता है कि जब तक फीडबैक ना आए वो मैसेज इफेक्टिव नहीं होता। तो फीडबैक जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है एक कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव होने के लिए। तो ऑप्शन बी फीडबैक हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिकोड अ मैसेज इज टू।
मैसेज को डिकोड करना क्या होता है? इवेल्युएट अ मैसेज, ट्रांसलेट आइडियाज़ इनटू कोड, रिजेक्ट अ मैसेज या फिर इंटरप्रेट अ मैसेज। तो हमें पता है कि मैसेज को डिकोड करना मतलब मैसेज को इंटरप्रेट करना, मैसेज को जो भी मैसेज है उसको आसान भाषा में समझना, या जब उसका मीनिंग हमें पता चल जाता है मतलब मैसेज डिकोड हो चुका है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल मतलब जो बिना बोले हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो कैसे होता है? डिलीवरिंग द स्पीच, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, स्पीच डिलीवर कर दी तो वो तो वर्बल हो गया। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, उसमें भी बोलना पड़ेगा, ये तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है सिंगिंग अ सॉन्ग, ये भी गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी है शेकिंग हैंड्स, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है। शेकिंग हैंड्स इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉगस स्टेटमेंट। एनालॉगी से हर बार एंटी नेट में क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि एनालॉगी वाला पार्ट आप अच्छे से क्लियर कर लो। तो इनमें से एनालॉगस स्टेटमेंट कौन सी है? मैन इज़ अ रैशनल बीइंग, मैन इज़ लाइक अ गॉड, गांधी इज़ अ फादर ऑफ नेशन, गॉड इज़ ग्रेट। तो हमें पता है एनालॉगी जो होती है वो मतलब किस चीज़ का हम कंपैरिजन करते हैं, लाइक या फिर इस तरह के वर्ड यूज़ करके, तो उसको हम एनालॉगस स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे कि इसमें है ऑप्शन बी, मैन इज़ लाइक अ गॉड। तो जहाँ पे ऐसे वर्ड्स लिख के कंपैरिजन किया जाता है, जैसे इंग्लिश में सिमिलीज होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं एनालॉगस स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन दैट इज कम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड। जिस इन्फॉर्मेशन में सब कुछ होता है, ग्राफिक्स होता है, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, एनिमेशन सब कुछ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मल्टी प्रोग्राम, ऑप्शन बी मल्टी फेसेटेड, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया, ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेस। तो हमें पता है कि इन सब का जो कम्बिनेशन होता है इसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क्स थ्रू। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है वो किसके थ्रू वर्क करता है? ऑप्शन ए ट्रांसपोंडर, ऑप्शन बी रडार, ऑप्शन सी टीवी, ऑप्शन डी फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो हमें पता है कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो ट्रांसपोंडर के थ्रू काम करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिपको मूवमेंट बेसिकली टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट ओरिजिनेटेड इन 1974 इन। चिपको जो मूवमेंट थी वो किस स्टेट में ओरिजिनेट हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। चिपको मूवमेंट जो थी वो उत्तराखंड में शुरू हुई थी 1973 या 74 के अराउंड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यही थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चंस आर यूजफुल फॉर यू। गिव योर प्रेशियस फीडबैक इन कमेंट section. Stay tuned for next part of this series. Thank you. Thanks for watching.